नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मध्यकालीन इतिहास में भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वह था मुगल वंश। मुगल वंश के बारे में हम लोग बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। यानी शेरशाह सूरी जो है आपका मुगल वंश से संबंधित नहीं था, यह सूर वंश से था। बीच में इनका शासन काल आया था मुगल वंश के दौरान ही, बीच में 1540 से 1545 के बीच में नहीं, 1540 से 1555 तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक ना। तो हम लोग सूर वंश के बारे में आज देखेंगे। इनके संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी को माना जाता है। तो सूर वंश का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी थे। ये जो थे अफगान के वंशज थे, अफगानिया वंशज थे, इसलिए अफगानी वंशीय माना जाता है। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान में हुआ था। ठीक ना। और ये ईस्वी जो बोला जाता है 1486 ईस्वी में हुआ था। जबकि परमात्मा शरण के विचार के अनुसार शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे मतभेद है थोड़ा दोनों के विचारों में। ठीक है, जब भी हुआ हो। तो हम लोग देखें, बाबर के बारे में पढ़ लिए हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ लिए हैं। हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से 1540, और 1540 में आता है फिर कौन? शेरशाह सूरी आता है। 40 से 45 40 से 55 तक ये शासन करते हैं। ठीक ना। और उसके बाद फिर पुनः हुमायूं आता है 1555 से 1556, यानी 1 वर्ष के लिए हुमायूं आता है। और बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है मुगल वंश के दौरान। शेरशाह सूरी का बचपन का जो नाम था फरीद खान था। बचपन का इनका नाम क्या था? फरीद खान। और इनके पिता का नाम हसन खां था। पिता का नाम क्या था? हसन खां था। इनके पिता हसन खां जो सासाराम के क्या थे? एक जमींदार थे। सासाराम में भी बिहार में है, जमींदार थे वहाँ पे। 1494 में फरीद खान जो है पिता से अलग होकर जौनपुर आया, और यहाँ पे इसने आकर शिक्षा प्राप्त किया। इनके सौतेली माँ से इनके साथ भेदभाव करते थे, उनके व्यवहार से दुखी हो गए, ले जौनपुर आ गए थे। ठीक है। और 1520 ईस्वी में पिता हसन की मृत्यु हो गए थे। शेरशाह सूरी के पिता का जो है 1520 ईस्वी में मृत्यु हो गया। वह अब अपनी पिता की गद्दी का मालिक हो गया। ठीक है। पारिवारिक विवाद के कारण यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगा। ठीक है। पारिवारिक कुछ विवादों के कारण गद्दी छोड़ के, और दक्षिण बिहार का कोई सूबेदार था बहार खां लोहानी, वहाँ जाके क्या करने लगा? नौकरी करने चला गया। बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का जो है संरक्षक बनाया। और बहार खां के साथ एक शिकार यात्रा में बहार खां जो है एक दिन शिकार करने जा रहे थे। उसी दिन शिकार करने के दौरान एक शेर ने क्या किया? हमला कर दिया, इन लोगों पे हमला कर दिया। तो क्या फरीद खां क्या करता है? शेर को फरीद खां से शेर खां पड़ा। ठीक है। इस कब पड़ा? इस शिकार करने के दौरान शेर का जो है वध कर देता है फरीद खां। ठीक है। तो उसी खुशी में इनका नाम फरीद खां से शेर खां कर दिया गया। बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का, है ना, बहार खां लोहानी क्या करता है? मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। ठीक है। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण, ठीक है, लोहानी जो क्या होते हैं सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है। अब लोहानी कुछ सरदार थे, उनके षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी क्या करते हैं? बिहार को छोड़ना पड़ता है उनको। और यह जो है बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। मुगल वंश के दौरान क्या करता है? बाबर की सेना में शामिल हो जाता है, और चंदेरी युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध भी करता है। ओके।
शेरशाह मुगल सेना में लगभग 15 महीने तक रहता है, ठीक है। और इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोप खाने का प्रयोग का अध्ययन किया। यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को क्या हराया जा सकता है, ठीक है। त- यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया तब शेर शाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी। बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया। हाँ, उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने का सलाह दी थी। शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है, उसके माथे पर राजत्व का लक्षण दिखाई देता है। शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा। 1528 ईस्वी के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार का सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी के पास आ गया, जहाँ से वह छोड़ के मुगलों की नौकरी करने के लिए आया था, पुनः फिर वहीं चले गए। सुल्तान ने भी उनका स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त कर दिया, ठीक है। शेर शाह सूरी के संघर्ष और विजय की कुछ कहानियां हम देखेंगे यहाँ पे। चुनार का प्रथम युद्ध, पहला जो शेर शाह का प्रथम युद्ध होता है, चुनार का पहला युद्ध होता है। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन में था, ठीक है। चुनार का किला इस समय किसके अधीन में था? शेर खां के अधीन था। और हुमायूं ने क्या करता है, उस पे इस किले को घेर के चारों ओर से घेर लिया रखा, लेकिन जीत नहीं सका था इस किला को। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं से क्या करता है, संधि कर लेता है, ठीक है। तो चुनार का प्रथम युद्ध में क्या घेरा में क्या करता है, युद्ध नहीं हुआ था, एक सिर्फ घेराव हुआ था, ओके। इसलिए चुनार का प्रथम घेरा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस युद्ध में शेर खां उनसे हुमायूं से नहीं जीत पाता है, तो संधि कर लेता है। अब पुनः चुनार का द्वितीय अभियान चलता है और इसमें क्या होता है कि शेर खां ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के जो शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं की सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका, ठीक है। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया, लेकिन 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला भी क्या करता है, जीत लेता है। तो चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पे भी अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी का संघर्ष और विजय का अभियान हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। इसके बारे में भी देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया है, ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक जो है गंगा में क्या करते हैं, डूब जाते हैं एवं कर्मनाशा नदी में डूब जाते हैं। गंगा और कर्मनाशा नदी में डूब के मर गए। हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ता है, लेकिन निजाम जो है वहाँ के, एक निजाम नामक एक भिश्ती था, ओके, उसने इसे डूबने से बचा लिया था। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया, ठीक है। तो चौसा का युद्ध में क्या करता है कि हुमायूं गंगा में कूद जाता है और मरने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक निजाम नाम का एक भिश्ती था, याद रखिएगा कौन भिश्ती का नाम क्या था, निजाम था। वो उसे हुमायूं को बचा लेता है, लेकिन इस युद्ध में तो शेरशाह क्या होता है, जीत जाता है और दिल्ली की गद्दी पे विराजमान होते हैं। शेर शाह सूरी का जो संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है, तो इसके बाद वह कन्नौज और विलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ता है। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। फिर से 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में
हुमायूं क्या होता है, पराजित होता है। हुमायूं तो कोशिश कर ही रहा था कि पुनः सत्ता में कैसे आया जाए, तो हुमायूं क्या होता है, इस युद्ध में पराजित हो जाता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह क्या करता है, आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार हो गया। अब शेर शाह आगरा और दिल्ली पे भी अपना अधिकार जमा लेता है। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग बंगाल विद्रोह। जो बंगाल विद्रोह का दमन भी करता है, 1541 ईस्वी में बंगाल विद्रोह होता है। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने 1541 में विद्रोह कर दिया था। हाँ, तो बंगाल के गवर्नर खिज्र खां थे, तो 1541 में क्या कर किया था, विद्रोह कर दिया था। इसने अब बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकारों में एक सिकदार ये सिकदारन का नियुक्ति की, जो सुल्तान को सीधे नियंत्रण में था। मालवा विजय, इस समय यह मलखू खां, है ना, जिनका नाम कादिर शाह भी जाना जाता था, शासक था, मालवा का शासक था। ओके, इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेर शाह को क्या करता है, सौंप देता है, वह सरेंडर कर देता है। ठीक है, मलखू खां शेर खां को सामने सरेंडर कर देता है। ठीक है, रायसीन विजय, रायसीन का युद्ध देख लेते हैं हम लोग। यह राजा पूरनमल चौहान था, यहाँ का जो राजा था, क्या कौन था, पूरनमल राजा था। शेर शाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से जीत लिया। हाँ, और इसके जीवन में कलंक था, जो इसके जीवन में क्या था, कलंक था। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे वो चालाकी और धोखे जो शेर खां के जीवन के लिए एक कलंक साबित हो गया। मारवाड़ विजय, यहाँ का शासक जो थे मालदेव थे। हाँ, यह राजपूतों का शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को पराया खो चुका था। ओके, अब हम लोग शेर शाह के उत्तराधिकारी के बारे में देखेंगे। शेर शाह के दो पुत्र थे, है ना, एक आदिल खां और दूसरा जलाल खां। इस्लाम शाह के जलाल खां को इस्लाम शाह के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मृत्यु से पहले शेर शाह ने अपने बड़े पुत्र जो है आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया था। ठीक है ना, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद, मात्र 3 दिन के बाद क्या होता है, अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र, हाँ, जलाल खां, जो क्या करता है, इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर लेता है, उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठता है। 1533 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज, इस्लाम शाह का पुत्र जो था आपका फिरोज, राजगद्दी पे बैठा। परंतु 3 दिन में ही जो क्या कहता है, उसका मामा मुबारिज मुबारिज खां था, उसे मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। ये सब जो है, ये सब सिर्फ उपाधियां धारण किया था, उपाधियां धारण किया था। ओके, यहाँ पे जी उसका छोटा पुत्र जो है आपका इस्लाम खां की उपाधियां धारण किया था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ सूर्यवंश का अंत कैसे होता है देखते हैं थोड़ा सा। 1555 ईस्वी में तक 1555 ईस्वी तक सूर्य साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। ओके, सिंहासन के एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर लेता है। फलतः आदिल शाह ने क्या करता है, आदिल शाह ने चुनार को अपना राजधानी बनाया और पूर्व के राज्यों से ही संतोष कर लिया, जो मिला उसी से संतुष्ट हो गया। इब्राहिम खां के कुछ दिन ही शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खां ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया, हाँ, तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः मुगल साम्राज्य का स्थापना की। यहाँ पे फिर जब सरहिंद का युद्ध आता है, और सरहिंद का युद्ध में
1555 ईस्वी में होता है, जिसमें हुमायूं क्या करता है कि सिकंदर शाह को परास्त कर देता है, जो कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके गद्दी पे बैठा था। अब हुमायूं फिर पुनः आता है सरहिंद का युद्ध में 1555 ईस्वी में, और सिकंदर शाह को हरा के पुनः अपना साम्राज्य का स्थापना करता है। हम लोग सूर्यवंश में देख लेते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था कैसा था। सर्वप्रथम शेर शाह ने गज ये सिकंदरी के माध्यम से भूमि की माप कराई, और कृषि योग्य 3 श्रेणियां में बांटा गया भूमि को, उत्तम, मध्यम और निम्न वर्ग में। तीनों का औसत उपज निकाल कर, तीनों का जो औसत उपज होता था उसको निकाल के 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया कर के रूप में। इस व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो था आपका शेर शाह द्वारा ली जाने वाले कुछ कर इस प्रकार है। खीराज है या भूमि कर है, औसत उपज का 1/3 लिया जाता था। दूसरा है जरीबाना, जो भूमि के नाप के लिए उपज का जो है ढाइया लिया जाता था। उसके बाद महाशिलाना है, ये राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% था, जितना भी उपज करता था उसका 5% लिया जाता था। शेर शाह द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। शेर शाह ने अपने सिक्के पे फारसी भाषा के साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए थे। रुपया या चांदी का सिक्का था, ठीक है। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेर शाह ने ही किया था। अशरफ यह सोने का सिक्का होता था, और जो है दाम या तांबे का सिक्का था। दाम क्या था? तांबे का सिक्का था, ठीक है। शेर शाह द्वारा बनवाई गई सड़कें, ठीक है। तो शेर शाह ने महत्वपूर्ण कुछ सड़क का निर्माण कराए थे, इसलिए सड़क ये आजम के नाम से जाना जाता है। हाँ, यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब में अटक जाती थी। लगभग 1500 मील लंबी थी। आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, और आगरा से चित्तौड़ तक जाती थी, और लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। उस सड़क का नाम अभी हम लोग जानते हैं ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से, जो जीटी रोड के नाम से फेमस है, ठीक है ना। जीटी रोड, यह जीटी रोड का निर्माण का श्रेय किन्हें जाता है? शेरशाह सूरी को ही जाता है। दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में भी अभी भी शेरशाह का मकबरा स्थित है, ठीक है। तो आप लोग को मेरा सेशन, आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेरशाह सूरी से संबंधित MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे, 30 MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे, और मैं उसमें कोशिश करूँगा कि जितना भी शेरशाह सूरी से संबंधित हम लोग पढ़ें, उसे एक MCQ टाइप क्वेश्चन बना के उसको फिर से पुनः फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।